अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ अनमोल हक। हमारा इन्वायरमेंट दिन ब दिन पॉल्यूटेंट होता जा रहा है और इतना पॉल्यूटेंट होता जा रहा है कि यहाँ पर अब सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है, स्पेसिफिकली पाकिस्तान, इंडिया और सब स्टेट्स का। इसमें हमारा अपना ही कसूर है क्योंकि हमारी कुछ एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो दिन ब दिन उसमें रिडक्शन होती जा रही है और हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो क्लाइमेट चेंजेस और बीमारियाँ, ये सब चीज़ें फैलती जा रही हैं। इस सारे मौज़ूआत पर आज बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं शफीक अहमद कंबोज साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले हॉट टॉपिक स्मोक कि आजकल जो है वो सीज़न स्टार्ट होने वाला है स्मोक का और हुकूमती लेवल के ऊपर भी इसके हवाले से इक़दाम तो किए जा रहे हैं। ये हमें पता भी है कि स्मोक है क्या, पॉल्यूटेंट्स हवा में आते हैं और जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है लेयर्स का तो स्मोक शुरू हो जाती है। लेकिन अब हम लोग इस बात को जानेंगे कि क्या इस सीज़न के अंदर, इस साल के अंदर कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से स्मोक की सिचुएशन क्या बेहतर होने वाली है या बदतर होने वाली है? सबसे पहले तो अनमोल, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि आपने एक इतना अच्छा जो है समा के साथ अपने सफ़र का आपने आगाज़ कर रही हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू जर्नी। जहाँ तक प्रेडिक्शन है इस साल के जी स्मॉग की सूरत हाल क्या होगी, तो मेरे ख्याल में कोई सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदलने वाली पिछले साल के मुकाबले में तो नहीं है। दाव कुछ फ़र्क होगा, लेकिन वो जो बुनियादी वजह है स्मॉग की, उसका अभी हमने वैसे तदारक नहीं किया जैसा कि उसको करने की ज़रूरत थी। मसलन मैं ज़ाती तौर पे ये महसूस करता हूँ, स्मॉग होती है बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, स्मोक एंड फॉग। तो फॉग जो है वो इस 4-5 महीनों में बननी ही बननी है, अक्टूबर से लेके जनवरी तक इन महीनों में फॉग बनेगी। उसके साथ जब स्मोक जो ह्यूमन जो हैं, जो उसके एमिटर्स हैं, इंसान जितनी देर तक अगर अपनी एमिशंस यानी अखराज को कम नहीं करता या उसको नहीं रोकता, उतनी देर तक इससे कोई बहुत बेहतरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अब उसमें कुछ गवर्नमेंट ने चंद एक स्टेप्स तो लिए हैं कि जी उन्होंने गाड़ियों को टैग करने के लिए कि जी आप ये कंप्लायंस करें, लेकिन मेरे ख्याल में वो अभी जो कैंपेन है वो अभी बड़ी लिमिटेड सी रही है। डॉक्टर साहब, लास्ट टाइम जो सिचुएशन थी कि लॉकडाउन तक बात चली गई थी, क्या इस बार भी कोई ऐसा सिनेरियो डेवलप हो सकता है या इस बार हुकूमती इक़दाम जो लिए जा रहे हैं वो इतने सफिशिएंट होंगे कि बात इतनी एक्सेस में न जाए कि स्कूल्स बंद हो जाएं, कारोबार बंद हो जाएं, लोग घरों में बैठ जाएं? लास्ट ईयर कुछ और भी वजूहात थी। एक तो एमिशंस थी ह्यूमन, फिर एक एल नीनो ईयर, एक ऐसा माहौलियाती पैटर्न है जिसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर जो है वो खुश्क और गर्म हो जाता है। तो पिछले साल सितंबर से लेकर जनवरी तक यहाँ एल नीनो ईयर के इफ़ेक्ट्स थे। साथ ही साथ हमारे यहाँ जो हवाएं मगरब से आती हैं वो वेस्टर्न विंडो बंद हुई थी, साइबेरिया, रशिया और यूरोप से ठंडी हवाएं नहीं आ रही थी, तो बारिश ही नहीं हुई सितंबर से लेकर जनवरी तक। तो उन दो वजूहात की वजह से यहाँ पे जो आलूदगियों और की जो सूरत हाल है वो ज़्यादा वर्स्ट हो गई और हमने एक बड़ा खौफनाक किस्म का जो है स्मॉग का स्पेल यहाँ पे हमने यके बाद दिगरे। और लास्ट टाइम तो बारिशों का ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह था। तो इस बार बारिशों के हवाले से क्या प्रेडिक्शन? इस दफ़ा चूँकि एल नीनो नहीं बल्कि लानीना ईयर्स हैं, ये एक और किस्म का फिनोमिनन है। जब ये बहरुल काहिल के पानी की सतह जब ठंडी हो जाती है तो उस वक्त फिर दुनिया में ज़रा सर्दी जो है उसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इस साल इस अक्टूबर से साइंसदानों का कहना यह है कि इस अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक दुनिया में लानीना ईयर है। 70% जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि 70% चांसेस ज़्यादा हैं कि सर्दी मामूल से ज़्यादा पड़ेगी और साथ साथ बारिशों के स्पेल भी ज़्यादा होंगे। डॉक्टर, एल नीनो और लानीना, जी अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इनकी मोटी मोटी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन। देखिए, दुनिया में जितनी आबादी है ना, खुशकी है, इतने ही पे मुश्तमिल सिर्फ एक समुंदर है। उस समुंदर का नाम है पैसिफिक ओशन, जिसको हम उर्दू में बहरुल काहिल कहते हैं। तो बहरुल काहिल का जो दरमियान वाला हिस्सा है, जो इक्वेटरल उसका जो है, उसके ऊपर जब पानी सर्द होता है तो दुनिया में लानीना ईयर्स होते हैं और दुनिया में ठंड जो है उसके स्पेल्स आते हैं, मौसम ठंडा रहता है दुनिया में। और जब एल नीनो यानी उसी बहरुल काहिल का वो वाला एरिया जहाँ पे पानी गर्म हो जाता है तो उसके नतीजे में फिर दुनिया में खुश्की, गर्मी वो ज़्यादा उसकी महसूस होती है। तो लास्ट ईयर सितंबर से लेकर जनवरी तक एल नीनो ईयर के हम ज़ेरे असर रहे।
इस साल जो है लानीना ईयर है, तो प्रेडिक्शंस यही हैं कि इस दफ़ा बारिशें भी ज़्यादा होंगी और मौसम भी सर्द रहेगा। यानी कि नेचुरल फिनोमेना की वजह से हम स्मोक से बचे रह सकते हैं, लेकिन हमारे जो अपने काम है उनसे अच्छा, स्मॉग से बचे रहने का मुझे नहीं लगता कि हम स्मॉग से बचेंगे। नहीं, वो जो सिचुएशन लास्ट टाइम एक्सट्रीम हुई थी उस लेवल तक हम नहीं जाएंगे। और ये भी सिर्फ ये कि बारिशें होंगी और नेचुरल फिनोमेना ऐसा डेवलप हो जाएगा कि थोड़ी बहुत बचत हो सकती है, वरना हमारे काम वही के वही। हमारे काम वही ना, क्योंकि स्मॉग किस वजह से होती है? स्मोक कहाँ से खारिज होते हैं? ह्यूमन एक्शंस के नतीजे में। हम अब देखें कि हमने एक साल में क्या यहाँ पे स्मोक के खात्मे के लिए कोई अमली इकदाम किए हैं कि नहीं किए, किस हद तक किए हैं। हमने क्या यहाँ पे वो जो टूटे फूटे ट्रक, ट्रालियाँ, ट्रैक्टर और जो ट्रांसपोर्ट है इस तरह की स्क्रैप किस्म की, उसको किस हद तक कर्टेल किया है। साथ ही हमने इंडस्ट्री को कितना कंप्लाइंट। डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन लास्ट ईयर के बाद से इस बार स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट ने स्मोक गन्स और इस तरह के बड़े इनिशिएटिव्स लिए, बड़ी कैलकुलेशंस हो रही हैं, बड़े स्टेटस जो है वो काउंट किए जा रहे हैं, और फिर गाड़ियों के हवाले से भी, व्हीकल्स के हवाले से भी, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से भी बड़े स्ट्रिक्ट एक्शंस तो हमें कहने को लिए जा रहे हैं। लेकिन वो आपको लग रहा है कि वाकई में प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड हो भी रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो क्या वो सफिशेंट होंगे? अच्छा देखें, मैं इसमें खुश उम्मीद हूँ। मैं कोई मतलब इस तरह का एक सिंह की किस्म का जहन नहीं रखता कि मैं हर चीज़ से नेगेटिविटी निकालूं, लेकिन खुद पंजाब की जो हमारी मरियम औरंगज़ेब साहबा वज़ीर हैं, वो खुद ये मान चुकी हैं कि हम एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन आपको अब फौरी तौर पे ये कोई ऐसे हल नहीं कि चुटकी बजाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, कुछ साल लगेंगे। तो मुझे भी लगता है कि हुकूमत कुछ कर रही है, मेरे लिए ये खुश उम्मीदी है। लेकिन आप ये समझिए कि इस साल में सूरत हाल बिल्कुल ये होगी कि हम पूरी सर्दियां जो हैं वो 100 से नीचे AQI लेवल आ जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। अभी कम्युनिटी उस लेवल पे एंगेज नहीं हुई कि वो अपनी एमिशंस को कम तो क्या आप समझते हैं कि ये जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, ये अगर आने वाले कुछ सालों के लिए कंटिन्यू रखे जाएं तो हमें कुछ सालों बाद, कुछ 4 साल बाद, 5 साल बाद कोई इतने इफेक्टिव होंगे कि हम लोग स्मोक फ्री या लेस स्मोक एरियाज में काउंट हो सकते हैं? जी ऐसे ये देखें अनमोल, मैं एक बात कहता हूँ, हमसे ज़्यादा बुरी स्मॉग यूरोप ने देखी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1952 में लंदन शहर में जो ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन का इवेंट हुआ, 12,000 लोग 4 दिनों में मर गए। आज वही लंदन साफ तरीन हवाएं क्यों लेके फिर रहा है? हमारे पास ही आज से 10 साल पहले बीजिंग हमसे ज़्यादा बुरा एयर क्वालिटी जो इंडेक्स के साथ बैठा था, आज वो हमसे बहुत बेहतर हवा। तो बेसिकली ये हुकूमतें होती हैं जो एक्शन लेती हैं, हुकूमतें होती हैं जो कि इम्प्लीमेंट करवाती हैं पॉलिसीज़ को। तो मुझे इसलिए इस दफ़ा वाइब बेहतरी की तो नज़र आ रही है, लेकिन ये जो एक एक्सपेक्टेशन है कि शायद इस साल चीज़ें बिल्कुल ऑल टुगेदर टर्न विद इन अ ईयर तो पॉसिबल नहीं। डॉक्टर साहब, अब बड़ा एक बेसिक सा सवाल है कि स्मोक से, वैसे तो अगर देखा जाए पाकिस्तान का हर शहर अब ट्रैफिक के हवाले से बहुत ज़्यादा कह लें कि अफेक्ट हो रहा है, और बाकी भी चीज़ें हैं, सिर्फ पंजाब ही ज़्यादा अफेक्टीज में क्यों कंसीडर होता है, या होता भी है बाकी जो प्रोविंसेस हैं, क्या उनमें वाकई में बचत हो जाती है या कैलकुलेशंस में वो नहीं आते? नहीं, उसमें देखें हर एक इलाके की अपनी एक जियोग्राफिकल जो है ना रियलिटीज़ होती हैं। पंजाब की जियोग्राफिकल रियलिटीज़ और उसकी जो इन्वायरमेंटल रियलिटीज़ है वो बिल्कुल डिफरेंट है कराची से। लाहौर और कराची में आबादी कराची में ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे समुंदर से हवाएं आके और उसको वाइप आउट कर देती हैं, जो वहाँ पे प्लूटेंट्स खारिज होते हैं। लाहौर की बदकिस्मती ये है कि अगर हवाएं रुक जाएँ, और वो भी हवाएं अगर हिंदुस्तान वाले तरफ शुरू हो जाएं, वहाँ की कॉरिडोर ओपन हो जाए, विंडो ओपन हो जाए, और वो भी खुसूसन ये इन्वर्जन मंथ्स के दौरान, तो यहाँ सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बाकी सूबों की अगर जहाँ तक बात करें, पिछले साल पेशावर ने भी बहुत बुरी हवाई आलूदगी देखी है, और स्मॉग के वहाँ पर भी बहुत सारे एपिसोड्स हमने रिकॉर्ड किए हैं। उसकी वजह यह है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, अच्छा क्लाइमेट चेंज जो है वो सिर्फ गर्मी बढ़ जाने का नाम नहीं है, उसने तमाम वेदर पैटर्न्स को चेंज किया है, बारिशों के दौरानियों को तब्दील किया है, उसने हवाएं उसके चलने के निज़ाम को तब्दील कर दिया है, और गर्मी की ड्यूरेशन को चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पे जो है जिन महीनों में यहाँ पे ज़रूरत होती है कि हवाएं चलें, बारिशें हों, वो नहीं होती, तो इवेंचुअली स्मॉग जो है वो एक आफत की तरह यहाँ पे नाज़िल हो जाती है। डॉक्टर साहब, लास्ट ईयर हमारा, क्योंकि हमें उससे रिलेट करना पड़ा, लास्ट ईयर हमारे पास जो था वो एक ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ स्मोक थी कि बहुत ज़्यादा स्मोक थी, और उससे प्रिवेंट आउट करने के लिए हर तरह से मेजर्स भी ली गई, इसलिए हमें उससे रिलेट करना पड़ता है। हमने देखा था कि इंडिया का कोई एक फैक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा था, जितनी भी स्मोक थी इन द पर्टिकुलरली पंजाब।
क्या इस बार कोई इस तरह के चांसेस हैं? और वो जो रिलेट कर रहे थे कि हम लोग इंडिया से कुछ हवाएं आ रही हैं, उसकी वजह से भी स्मोक हो रही है, तो उसमें बिहाइंड द सीन क्या था? और ट्रांसबाउंड्री विंटर स्मॉग इसको कहते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी हवाएं और गंदे पानी, आज हम चूँकि लोअर एंड पे हैं तो हिंदुस्तान से गंदा पानी जो है पानी रुक जाता है, हवा नहीं रुकती। हवा नहीं रुकती। गंदा पानी में वो नहीं कह रहा जो अभी दरियाओं में से होकर गया है, गंदा पानी जो हडियारा ड्रेन में आ रहा है, जो सत्तू कतला ड्रेन, ये ड्रेन्स इंडिया का भी गंदा पानी हमारे लाहौर में से गुजार के आगे रावी में जाता है। तो एक तो हिंदुस्तान से हमें आलूदा पानी भी मिलता है, आलूदा हवाएं भी मिलती हैं। वो आलूदा हवाएं क्यों होती हैं? अभी आने वाले चंद एक हफ्तों में यहाँ पे चावल की फसल की कटाई हो रही है दोनों तरफ के पंजाब में, तो उसकी जो किसानों ने क्या करना है कि जो उसकी बाकियात है उनको आग लगाएंगे दोनों तरफ के। जब वो उसको जलाएंगे तो फिर अगर हवाएं हिंदुस्तान से ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ आएंगी तो उसके साथ फिर वहाँ पे दिवाली मनाई जाती है, उस पर बड़े पैमाने पे पटाखे चलाए जाते हैं पूरे उस एरिया में। तो दिवाली और ये जो चावल की फसल की कटाव है, इसके बाद जो लगने वाली आग है वो यहाँ पे पाकिस्तान में सूरत हाल को, ख़ुसूसन पंजाब में बहुत सूरत हाल को ख़राब कर देती है। डॉक्टर साहब, ये जो स्मोक गन इंट्रोड्यूस करवाई गई है, तकरीबन गालिबन कोई 12 या 15 स्मोक गन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, ये किस फिनोमेना के साथ काम करती हैं, कितनी इफेक्टिव होती हैं? और जनरली अगर देखा जाए तो बिल्कुल एक समराइज साहब बताइएगा कि किस तरह से इंडिविजुअली हम लोग स्मोक को कम करने में सोसाइटी के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं? पहला सवाल तो ये है स्मोक गन्स टू सम हाउ किसी इलाके में जहाँ पे आप उसको एक्टिव करते हैं तो वो हवा में से प्लूटेंट्स को अपने अंदर जो है कैच करके और वो नीचे पानी की शक्ल में उसको निकाल देगी, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन कॉस्मेटिक स्टंट ही हुआ? हाँ, कॉस्मेटिक स्टंट। मैं यही कहता हूँ कि स्मॉग का वाहिद हल यही है जो यूरोप के पास है या अमेरिका के पास है, तरक्की याफ्ता ममालिक के पास है, कि प्लूटेंट्स के अखराज को आप मिनिमम लेवल पे ले जाएं। इंसानों को आप कायल करें कि वो इन महीनों में ख़ुसूसन जो ये टेम्परेचर इन्वर्जन मंथ्स हैं अपने प्लूटेंट्स के अखराज को कम से कम कर दें। वो आग ना लगाएं, वो कहीं पे अगर ऐसे पैचेस हैं ज़मीन के जहाँ से गर्द उड़ रही है उसको ग्रीन कर दें। इसके साथ साथ इंसानों को जो सबसे अहम काम करने वाला अपनी गाड़ियों की मेंटेनेंस को वो बरकरार रखें। गाड़ियों में से धुआं खारिज नहीं होना चाहिए इन महीनों के दौरान। तो बेसिकली ह्यूमन वो तो किसी भी दिन नहीं होना चाहिए, हाँ इवेंचुअली, लेकिन इन महीनों में खसूसी तौर पे क्योंकि इसमें ये फंस जाते हैं ये जो हमारे प्लूटेंट्स हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, स्मोक की, एयर पोल्यूशन की तो बात कर ली आपने, भी जिक्र किया गंदा पानी, ये तो एयर पोल्यूशन तो हो गया, बाकी कौन से पॉल्यूशंस हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज हैं उनकी जो कि हमारे लिए, इंसानी सेहत के लिए या कहने में किसी भी जानदार के लिए इफेक्ट कर सकती हैं? अनमोल, मैं इसलिए ये बात करना चाहूँगा, मैं कुछ पाकिस्तानी सीनियर साइंटिस्टों के पेपर पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो मैंने देखा कि हमारे लोग जो हैं वो साइंसी तरीके से ना चीज़ों को सोचते हैं, ना वो उसके मुताबिक जो है अमल करते हैं। लाहौर में बहुत पॉश आबादियां हैं जो गंदे नालों के किनारे बनी हुई हैं। बिल्कुल ऐसी। वो गंदे नाले जो हैं, अब उन प्रोफेसर्स ने क्या किया, उन्होंने उन नालों के अंदर से स्पेसिमन लेके लेबॉर्ट्री में जाके चेक किए कि इनके अंदर क्या कुछ पाया जाता है, कौन से टॉक्सिक मेटल्स हैं, लेड है, प्लम्बस है, निकल है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। साथ ही उन्होंने उन जो ये हडियारा ड्रेन और ये सत्तू कतला ड्रेन और शमनाबाद, उसकी आबादियाँ जो गिरदो नवाब में थी, वहाँ से ह्यूमन के ब्लड सैंपल लेके चेक किया कि इनके खून में कितने असरात वो गए हैं। और वो इतना खौफनाक डाटा है कि देख के बंदा कहता है कि यार हमारे, और इतनी पॉश आबादियाँ जहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंतहाई पढ़े लिखे लोग वो घर बना लेते हैं सिर्फ इसलिए कि जी ये महंगा इलाका है। वो ये सोचते ही नहीं है कि ये जो आलूदा पानी, लाजमी बात है उसके वो 500-500 मीटर दूर तक उन्होंने जाके स्पेसिमन लिए हैं, इसका मतलब है अच्छे खासे दूर इलाकों में। अब वो उन सोसाइटियों ने पानी जो है ज़मीन से वो वाटर टैंक्स के अंदर वहीं से नीचे से लेके जाना है ना, तो वो जो पानी उन गंदे नालों के साथ ज़ेरे ज़मीन चला जाता है वही आबादियों में आता है। सिर्फ वो नहीं है बल्कि वही उस पानी के अंदर ना सिर्फ टॉक्सिक मेटल्स हैं, उसके अंदर इतने ख़तरनाक किस्म के पैथोजेंस हैं कि उस आबादियों को अक्सर और बेशतर गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं। उस पानी के ऊपर ऐसा मच्छर परवान चढ़ता है जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया वो फैलाता है। उस पानी में से वो खौफनाक किस्म की गैसेस
गैसेस खारिज होती हैं, जब आप गंदे नाले के पास जाते हैं ना, आपको बदबू का एहसास होता है, जो कि वहाँ पे स्मॉग की सूरत हाल को, और जो एस्थमा है, एस्थमेटिक जो पेशेंट्स हैं वो गंदे नाले के किनारे आबादियों के आप घर जब बना लेंगे तो फिर सर्दियों में तो वो मजीद ट्रैप होगी गैस, तो इवेंचुअली सर्दियों में उनकी हालत ज़्यादा ख़राब होगी जो इनके किनारे। तो मेरे ख्याल में पब्लिक एजुकेशन करने की ज़रूरत है कि आप घर बनाते हुए ये देखें कि मेरा घर जो है वो मैं किसी गंदे नाले के गिरदोनवा में तो नहीं बना रहा, क्योंकि आप वक्ती तौर पे वो इलाका आपको शहर के बीचम बीच और बड़ी हाई वैल्यू वाला लगेगा, लेकिन इन द लॉन्गर रन अपने बच्चे को क्या देके जा रहे हैं कि वो बीमारी। अब बात ये है कि ये तो गवर्नमेंट सेक्टर पे चाहिए ना कि उन जगहों को या उन इलाकों को या उन सोसाइटीज़ को अप्रूवल ही ना दिया जाए जो इस तरह से अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर लोग जाके बसेंगे बाद में और फिर इवेंचुअली हमारे पास चीज़ें आएंगी। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये कि ये जो हवा की पॉल्यूशन है, इससे कौन कौन सी बीमारियां लोगों में लगती हैं, या जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे होते हैं एस्थमा से, COPD से, इनकी सिचुएशन कितनी वर्स होती है? अच्छा देखें, ये जो आलूदगी हवा की है, इसमें 2 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, कम 2.5 माइक्रोन ग्राम के होते हैं, 10 माइक्रोन ग्राम के होते हैं। जो 2.5 माइक्रोन ग्राम के हैं, जिनको फाइन पार्टिकुलेट मैटर जिसको हम कहते हैं, ये जो है इस सेंस में ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये इंसान के फेफड़ों में जाके खून में शामिल हो जाता है, और खून में शामिल होने के बाद ये आपकी जो प्लाक, जिसके नतीजे में हार्ट और ब्रेन हेमरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं इन द लॉन्गर रन। 2.5 क्योंकि ये ज़्यादा स्मॉलर इन साइज़ है, ये आपके खून के अंदर जाने के, फेफड़ों के ज़रिए से खून के अंदर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। लिहाजा इन द लॉन्गर रन अगर आप आलूदा हवा में मुसलसल सांस लेते हैं तो आप दिल के अमराज और दिमाग यानी फालज वगैरह के खतरात को बढ़ा लेते हैं। यानी कि आप सिर्फ ब्रीदिंग रिलेटेड डिजीज़ से वो जो ब्रीदिंग दिमाग की बीमारी से भी इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि खून में जब चला गया तो उसमें जाके खून को उसने प्लाक बनाना, जिसको हम कीचड़ कहते हैं, वो खून के अंदर जो दूसरी चिकनाइयाँ हैं, जो कोलेस्ट्रोल वगैरह हैं, या आप दूध बहुत ज़्यादा पीते हैं तो कैल्शियम की शक्ल में जो प्लाक है उसके साथ मिलके वो एक ऐसा कीचड़ बनाएंगे कि खून की रवानी को मुतासर करेंगे। दूसरा जो है वो जो 10 माइक्रोन ग्राम का है, वो इस सेंस में ज़्यादा, वो जो दूसरी आप बात कर रहे हैं ना, वो चूँकि खून के अंदर नहीं जा सकता तो वो जो हमारी एयर ट्यूब्स हैं उसके बाहर वो डिपॉजिट हो जाता है, और वो हवा का जो ऑक्सीजन जो फेफड़ों ने बेसिकली लेनी है वो उसके रास्ते को बंद इफेक्ट करता है, वो बंद कर देता है। तो इसके नतीजे में वो बच्चे या वो बूढ़े जिनको सांस के मसाइल हैं, तो स्मॉग के सीज़न में उनके सांस की जो है लेने की कैफियत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो जो दोनों सूरत हाल ख़तरनाक हैं, और एक अगर मुसलसल आप आलूदा हवा में रहें और ये 10 माइक्रोन ग्राम जो है अगर आपके फेफड़ों पे डिपॉजिट होता रहे तो एक आपको बीमारी हो जाती है जिसको हम COPD कहते हैं, करोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि देहाती ख़वातीन को देखें बहुत ज़्यादा होती है। पाकिस्तान में देहात में ख़वातीन के मरने की चांसेस COPD से ज़्यादा इसलिए कि वो बेचारी रहती ही हर वक्त आलूदा हवा में है। किचन के अंदर जो वो 3 टाइम खाना पकाती हैं कोयला और वो लकड़ियाँ जला के, तो वो ब्लैक जो कार्बन है वो 10 माइक्रोन ग्राम का वो पार्टिकल है जो कि वो इनहेल करके अपने लंग्स में ले जाती हैं। तो इसी तरह से वो लोग जो कि आलूदा हवा में रहते हैं वो ये दोनों चीज़ें अपने अंदर लेके जाते हैं। मतलब ये आलूदा हवा सिर्फ आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं, सिस्टमैटिकली आपकी बॉडी के ऊपर इन द लॉन्गर रन। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल एक छोटे छोटे पतंगे हैं जो लाहौर उसके मज़ाफ़ात में बड़े फैले हुए हैं, इसका रीज़न क्या है? और ये नॉर्मली भी लोग चलते हैं तो उनके मुंह में चले जाते हैं, आपका जो है वो लाइफ साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है, क्या मामला था ये देखिए, जब बहुत एडवर्स किस्म का आपने एक मानसून देखा हो और अभी आपके बहुत सारे इलाके ऐसे हैं गिरदोनवा में जहाँ पे अभी भी पानी और अभी भी वो कीचड़ लाइक एक मडी सी सिचुएशन जो है वो प्रिवेल कर रही है, तो एक आइडियल सिचुएशन होती है ऐसे इंसेक्ट्स जो कि इस तरह की इन्वायरमेंट की उनके लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है। तो इस वक्त आपको वो छोटी, और फिर सबसे बड़ा जो काम हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये खतरनाक है, मैं आज भी उस पर बात कर रहा था कि हमने ये जो इस तरह का प्रे है ना, शिकार, इनके जो प्रेडेटर्स हैं वो हमने अपने सिस्टम में से बिल्कुल खत्म कर दिए। नेचुरल इकोसिस्टम को हमने तबाह कर दिया, हमने फूड वेब भी खत्म कर दिया ना, घरों में हमने छिपकलियां खत्म कर दी हैं इस डर से, हालांकि छिपकली से ज्यादा मासूम जानवर ही कोई नहीं है। ये इस पे बात ही किसी ने नहीं की। साइंटिफिकली छिपकली बेचारी में कोई वहम नहीं है। आप उसको बेचारा नहीं कहेंगे, मैं बेचारा कहूंगा, आप उसको बेचारा कैसे कहेंगे? डॉक्टर साहब एक अलग पॉडकास्ट
पॉडकास्ट लग जाएगा इसके ऊपर, इसको तो मैं कह रहा हूँ करें ना, आप लोग करें, साइंस के तरीके से सोचें ना। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खवातीन की छिपकलियों से डरती है, तो गलत डरती है। मैं डॉक्टर वसीम अहमद खान को यहाँ बुला लूंगा, बीबीसी ने भी उनके साथ पॉडकास्ट किया है, उन्होंने उनकी पीएचडी छिपकली पे है, उन्होंने हाथ पे छिपकली बिठा के दिखाई है, ये कुछ नहीं कहती। इस बेचारी के तो दांत भी इतने छोटे छोटे हैं कि ये काट भी नहीं सकती। दांत है बस छोटे छोटे, उसने कीड़े को पकड़ना होता है ना, तो उसके लिए छोटे छोटे से ये मैं था मौजूद शुरू हो गया। तो इसलिए आपने प्रेडेटर यानी छिपकलियां खत्म कर दी, आपने माहौल में से कीड़ों मकोड़ों को खाने वाले परिंदे खत्म कर दिए, तो फिर आपके पास यही चीजें बचेंगी जो कि हमें नजर आ रही हैं इस वक्त। डॉक्टर साहब, ये जो इकोसिस्टम है इसको क्या कोई चांसेस हैं या फूड वेब है इसको दोबारा से बहाल किया जा सकता है? देखें, बिल्कुल, आप अगर नेचर की तरफ वापस जाएं, आप दरख्त दोबारा से वापस उगाएं और दरख्त कटने ना दें। और मेरे ख्याल में, और दूसरा वो मौजूद है जिस पे हम बात ही नहीं करते, वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमने माहौल तवाज़ुन तोड़ दिया है, तवाज़ुन तो टूट चुका है, तवाज़ुन ख़त्म कर दिया है, जो बैलेंस है ना वो हमने ख़त्म कर दिया है। वसाइल इतने हैं नहीं, माहौल पे इतना बोझ डाल दिया हमने आबादी की शक्ल में कि इवेंचुअली माहौल सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो हमें एक जो सस्टेनेबल फ्यूचर है उसके लिए हमें अपनी पॉपुलेशन पॉलिसीज़ के ऊपर गौर करना होगा और अपने वसाइल के मुताबिक हमने अपने आबादी के साइज। डॉक्टर साहब, पंजाब में या पाकिस्तान में क्या जो नेचर है, इस तरह के सारे डिपार्टमेंट्स क्या काम कर रहे हैं नेचर रिलेटेड, इनको मेंटेनेंस के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, या अभी भी बहुत लैकिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे हुकूमत छोड़ रही है, काम करना भी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है बेसिकली, हम कोई ऐसे मुल्क तो है नहीं कि हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकानमी हो, तो लेकिन जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, फिर कुछ इंटरनेशनल कोऑपरेशन के प्रोग्राम्स हमें यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने काफ़ी प्रोग्रामों में सपोर्ट देती है, तो हुकूमत की पॉलिटिकल विल तो नज़र आती है कि वो ये चाहती है कि वाकई ही हम कुछ माहौल के एंड पे कुछ कर जाएं ताकि लोगों की जो ज़िंदगी, क्योंकि आने वाले साल ज़्यादा मुश्किल है, तो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर कैसे आप सस्टेन कर सकेंगे ना, यहाँ पे हुकूमतें कैसे सस्टेन करेंगी? तो वो भी इस चैलेंज को फील कर रही हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं। मसलन पंजाब की गवर्नमेंट एक दो अच्छे प्रोग्राम लेके आ रही है जो कि मेरी नज़र से गुजरे, उसने देखा कि ये जो मिडल एज है इसके रवैयों में तो बहुत तब्दीली नहीं लेके आई जा सकती। स्कूल बेस्ड कोई इन्वायरमेंट के अच्छे प्रोग्राम गवर्नमेंट प्लान कर रही है, ग्रीन स्कूल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, बच्चों का बिहेवियर चेंज किया जाए ताकि वो घर में जाके अपने पेरेंट्स से भी एक ग्रीन पंजाब जो है बनवाने में रोल प्ले करें, वो अब्बा जान को कायल करें कि आज जरा बाइक की जाके जरा थोड़ी सी आप ट्रेनिंग करवा के, जो ऑलरेडी खराब हो चुकी चीजें उनको तो ठीक नहीं करें, लेकिन जो अभी बिल्कुल इनिशियल है उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अगर वो पेरेंट्स का रवैया ना भी तब्दील कर सके तो कम से कम एक जनरेशन कुछ सालों के बाद ऐसी तो आएगी ना जो माहौल दोस्त होगी, जो हमारी तरह माहौल दुश्मन नहीं होगी। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में हमने लास्ट डेज में बड़ा बुरा सैलाब देखा है, सडन क्लाइमेट चेंजेस, अगर इससे हम लोग बचना चाहें, और जाहिर सी बात है बचना चाह भी रहे हैं, क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, हमें इस वक्त ये तो मानना है कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें पाकिस्तान का किरदार तो बहुत कम है। वो ग्रीन हाउस गैसेस हम बहुत कम खारिज करते हैं। ये जो स्मॉग है ये और ये पोल्यूटेंट्स हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। स्मॉग हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंजेस है वो सारी जिम्मेदारी हमारी बहुत कम। हम 1% से कम वो ग्रीन हाउस गैसेस खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। अपनी जियोग्राफिकल रियलिटी की वजह से पाकिस्तान ज्यादा अफेक्ट हो, स्मॉग जो है वो अपनी जियोग्राफिकल लोकेलिटी की वजह से। और क्लाइमेट चेंज की वजह भी जियोग्राफिकल है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की और रीजंस हैं कि वो जो सैलाब आते हैं, वो जो ग्लाफ होते हैं, वो जो ये हो रहे हैं आपके ग्लाफ, जो ग्लेशियर्स फट रहे हैं और बादल फट रहे हैं, वो उस रीजन में फट रहे हैं जहाँ से वो पानी फिर तेजी के साथ। तो ये बादल फटना, क्लाउड बर्स्ट इतना मामूल नहीं था जितना इस बार दिखा गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से ना, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल ये कि अब सिचुएशन तो आके सर पे खड़ी हो गई, अब इससे बचने के लिए ये भी नहीं है कि एक साल बाद ही बड़ी सडन चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आ गई हैं तो इससे बच भी जाया जाएगा। इक़दामात के लिए जो हुकूमती इक़दामात चल रहे हैं उसके हवाले से, तो अब अपने आप को कैसे महफूज रखना है, या मैं अगर बाहर निकल रही हूँ काम करना है, मुझे कैसे अपने आप को महफूज रखना है? एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसके पेरेंट्स को क्या इक़दामात करने चाहिए, किस तरह से उसको प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ बचाना है कि उसकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब ना हो और वो स्मोक से भी बचा रहे, बीमार ना हो। और जो लोग बूढ़े हैं ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं बीमारियों से, एस्थमा हो गया, COPD हो गया, निमोनिया हो गया, किस तरह से उनको लेके चलना है? एडेप्टेशन, ढालना है। हमने ये मानना है कि ये न्यू नॉर्मल है।
अब ये जो माहौलियाती आलूदगी या माहौलियाती तब्दीली है, जब इंसान को डॉक्टर ये बता देता है ना कि नाउ यू आर डायबिटिक, तो अब तुमने नए लाइफस्टाइल के साथ जीना है, तो वो अगर नया लाइफस्टाइल अपनाएगा तो वो बाकी जिंदगी सस्टेन कर सकेगा। नहीं तो बहुत जल्दी पैरिश हो जाएगा। और इसको साथ लेकर चले, इसको साथ चले। तो हमें अपने आप को ढालना है। हमने देखना है कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे अपनी ऐप पे चेक करना है बाहर हवा का म्यार क्या है। अगर हवा का म्यार 100 से ऊपर चला गया है तो मुझे चाहिए कि मैं मास्क लगा के जाऊँ। मैं कोशिश करूँ कि अगर 150 से 200 से ऊपर चला गया तो क्यों ना मैं बाहर ना ही जाऊँ, घर ज़रा हवा का म्यार बेहतर होने दूँ। अगर 250 से 300 के दरमियान चला गया है तो मैं क्यों ना अपनी खिड़कियाँ, दरवाजे और पर्दे बंद कर दूँ। तो ये वो नए नॉर्मल्स हैं जिनको हमें सीखना है। और उसके लिए क्या है, हम टेक्नोलॉजी ने हमें बड़ी हेल्प कर दी है। हमें अपने पास ऐप्स रखनी है। हमें पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी वेबसाइट है जिसके पे वो हर वक्त आपको अलर्ट्स देते रहते हैं, स्मॉग के साथ ये सूरत हाल है, तो उसके मुताबिक आप अपने आप को ढालें। तीसरी जो अहम चीज़ है, अगर आपको ये पता है कि भाई अभी प्रेडिक्शन है कि आज बहुत खौफनाक किस्म की बारिश या वो हो सकती है, तो कोई मसला नहीं है, ना सड़क पे निकलें, ना बाहर निकलें, घर में वक्त गुजार लें। अगर ये है कि हेलिंग भी हो सकती है, यालाबारी एंजॉय होगा ना, मौसम तो होता है लेकिन हमें फिर वो नुकसान भी तो कर बैठते हैं। यालाबारी की अगर प्रेडिक्शन है तो आप कोशिश करें कि अपनी गाड़ी को किसी महफूज जगह पे खड़ी करें, क्योंकि अब यहाँ पे नॉर्मल साइज के तो ओले पड़ते नहीं हैं। गुरिल्ला हेल्स हुए आपकी गाड़ी तबाह हो जाएगी। आपको अपने जो छत पे लगाने वाले जो अपने सोलर पैनल्स हैं उनको किसी ऐसी महफूज जगह पे लगाएं कि वो नुकसान कम से कम हो जाए। उसकी टेक्नोलॉजी को कम से कम इस तरह से आप उनका रुख इस तरह से रखें। तो हमें इन न्यू नॉर्मल्स के मुताबिक ढालना है खुद को, यही बचाव की वाहिद सूरत है। डॉक्टर साहब, हमारा हेल्थ सेक्टर इस तरह का हो चुका है कि हम इन सारी चीज़ों को नॉर्मल कंसीडर करके इनको बेयर आउट करें, या हेल्थ सेक्टर में भी बड़ी कमियां हैं? देखिए, हेल्थ सेक्टर में अभी हमने एनवायरमेंटल हेल्थ के इश्यूज पे तो बात ही नहीं की ना। तो हेल्थ सेक्टर कोशिश तो कर, टिपिकल बीमारियों को लेकर चल रहे हैं, इस रिलेटेड बीमारियों को तो अभी डिस्कस भी नहीं किया जा रहा। देखें, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में कोई 10-12 साल पहले से इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स होने लग गए। और आपकी इतला के लिए डेंगी इस दफ़ा आप जरा बात करें, फैला हुआ है और बड़ी इस दफ़ा उसने तबाही मचाई हुई है। और डेंगी फेवरेबल सीजन, फेवरेबल टाइम, और 10 साल से पहले पाकिस्तान में डेंगी था ही नहीं, 10-12 साल से पहले। तो क्लाइमेट चेंज के नतीजे में ये बीमारी यहाँ पे आई है, क्योंकि वो माहौल मिल गया है मच्छर को, या जिप्टस मच्छर है, तो इसलिए हमें इसके मुताबिक जो है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के नतीजे में जो हीट वेव्स आती हैं, हीट वेव से लोगों को कैसे महफूज रखना है। हीट वेव्स बड़ी खामोश कातिल होती हैं। हीट वेव्स के नतीजे में इतनी अमवात होती हैं सालाना के हमारे पास तो उसका रिकॉर्ड रखने का निज़ाम नहीं है। हवा की आलूदगी के नतीजे में कितने लोग मरते हैं, हम उसको नॉर्मली समझते हैं कि यार ये इसको हार्ट अटैक हुआ। चंद साल पहले कराची में हीट वेव जब आई है 2015 में 1200-1300 बंदे जो है वो हलाक हो गए थे। कुछ डाटा हमने कुछ रख लिया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस का ही डाटा ये कहता है कि 2015 में दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी से लोग पाकिस्तान में मरे थे। लेकिन हम चूंकि अभी अदारों सीख रहे हैं, मैं उम्मीद तो करता हूं लर्निंग फेज में, मुझे उम्मीद है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको लर्निंग फेज में भी नहीं लाना चाहिए, इनके हवाले से पहले इकदाम कर लेने चाहिए। क्योंकि हम लोग एक अच्छी खासी पॉपुलेटेड हमारी कंट्री है, तो अगर देखें तो हमारे रिसोर्सेज वैसे नहीं है, तो हम किस तरह से कंपाइल करेंगे सारी चीज़ों को, ये मुश्किल करेंगी चीज़। लेकिन सीख जाएंगे। पता क्या, मैं मायूसी की बातें हम बहुत करते हैं, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ जब हम किसी पॉलिसी मेकर के साथ बैठते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि वो भी यहीं पे रह रहे हैं ना, तो उनको भी अंदाज़ा है कि अगर इन कैटास्ट्रॉफ के साथ, इस तरह की डिजास्टर सिचुएशन के साथ ना वो सस्टेन कर सकेंगे, ना आबादी सस्टेन कर सकेगी, तो लेकिन अगेन वही है कि हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, तो विद इन रिसोर्सेज कोशिश है, विलिंगनेस और कोशिश है। लेकिन ये कि कम्युनिटी को हमें एंगेज करने की ज़्यादा ज़रूरत है। हुकूमती इक़दाम सिर्फ सब कुछ नहीं होते, जितनी देर तक अवाम हुकूमत के साथ नहीं, इंडिविजुअली इन चीज़ों को हमें लेकर चलना पड़ेगा, अवेयरनेस भी लेकर चलनी पड़ेगी। कॉजेज एंड प्रिकॉशंस दोनों हमारे सामने हैं। ये अब हमारे ऊपर है कि हम लोग इनको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं, इन सारी इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, और अपने आप को बचाते हैं, अपनी सेहत का और अपने प्यारों की सेहत का भी ख्याल रखते हैं। बहुत शुक्रिया, शफीक अहमद कम्बू साहब हमारे साथ मौजूद थे, और आज ये सेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब ये जो सीज़न आने वाला है इसमें ख़ास तौर पर ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। अब तक के लिए इतना ही।